Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And our today's topic is Doctrine of Severability. And this video is requested by Meera Jha. And the Doctrine of Severability is one of the most important judicial innovations in constitutional law. And the word sever had originated from the Latin word salvatorius, which means to estrange और टू सेग्रीगेट और टू आइसोलेट। तो सेवरेबिलिटी का मतलब है चीज़ों को सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी भी स्टैट्यूट के इनकंसिस्टेंट पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए अप्लाई की जाती है। एंड द प्राइमरी पर्पस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इज टू सेपरेट द इनवैलिड पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट फ्रॉम द वैलिड पार्ट। तो अगर किसी स्टैट्यूट में, किसी एक्ट में कोई प्रोविज़न है और उस प्रोविज़न के कुछ पार्ट वैलिड है या कॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनवैलिड है, तो कोर्ट डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के थ्रू इनवैलिड पार्ट और वैलिड पार्ट को अलग अलग कर देगा। नाउ फ्रॉम वेयर दिस डॉक्ट्राइन इज ओरिजिनेटेड? The doctrine of severability owes its origin from the law of contracts. Law of contract में एक रूल है that if the parts of the contract are held to be illegal or otherwise unenforceable, the remainder of the contract should still apply. यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें इलीगल हो गई है या इनवैलिड हो गए हैं कुछ प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट के, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा। इनफैक्ट जो भी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में बाकी हैं, जो चीज़ें वैलिड हैं अभी भी, जो हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में उनको फुलफ़िल किया जा सकता है, वो अब भी अप्लाई होंगी। सपोज़ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप मुझे कुछ गुड्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो और इस एग्रीमेंट का कंसिडरेशन है 10,000 रुपीज़। अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें एक कंडीशन लिखते हैं कि आपको मुझे 20 जून तक गुड्स डिलीवर करनी है। दूसरी कंडीशन हम ये लिखते हैं कि मैं आपको पेमेंट कैश में भी दे सकती हूँ और चेक में भी दे सकती हूँ। लेकिन इसी बीच गवर्नमेंट एक रूल पास करती है कि 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा की जो भी पेमेंट बिज़नेस के अंदर होंगी वो सिर्फ चेक के थ्रू ही की जा सकेंगी। कैश ट्रांजैक्शंस वैलिड नहीं होंगे 5,000 रुपीज़ से ऊपर के। तो इसका मतलब है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन 2 थी, पेमेंट थ्रू कैश और चेक, उसमें से पेमेंट थ्रू कैश इनवैलिड हो गया है और पेमेंट थ्रू चेक अब भी वैलिड है। तो वैलिड पार्ट अप्लाई हो जाएगा और मुझे आपको चेक में पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे सिर्फ इस एक बेसिस पर। हमारे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव या कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी कंसिडरेशन पे करने की कंडीशन जो है उस पर असर पड़ा है। तो इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैंसिल नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से अगर किसी लॉ में किसी प्रोविज़न का एक पार्ट वैलिड है और एक इनवैलिड है, तो वैलिड पार्ट को इनवैलिड पार्ट से अलग कर देंगे और इनवैलिड पार्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ severability is originated from the law of contracts. Now the doctrine of severability is envisaged under Article 13 of Indian Constitution. Article 13 of Indian Constitution says that laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. Article 13 clause 1 says that all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. And clause 2 says that the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part, or any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. So here this part means part 3rd of Constitution, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इंक्लूडेड है और पार्ट 3rd के अंदर हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं।
सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, अगर कोई लॉ, कोई प्रोविज़न या प्रोविज़न का कोई पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा या फंडामेंटल राइट की अवमानना करेगा, तो वो लॉ, प्रोविज़न या प्रोविज़न का पार्ट वॉइड होगा या उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। और लॉ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। और इस आर्टिकल में जो फ्रेज है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी और इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टैट्यूट का कोई एक प्रोविज़न या स्टैट्यूट के प्रोविज़न का कोई पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो पूरा स्टैट्यूट या पूरा प्रोविज़न वॉइड नहीं होगा। प्रोविज़न का सिर्फ उतना ही पार्ट वॉइड होगा जितना कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। और अगर किसी प्रोविज़न में से वैलिड और इनवैलिड पार्ट सेपरेट किए जा सकते हैं, तो ही डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया जा सकता है। अगर प्रोविज़न के वैलिड और इनवैलिड पार्ट सेपरेट नहीं हो सकते, तो पूरा प्रोविज़न ही वॉइड होगा। Now let's understand this with the help of an hypothetical example. Suppose गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बनाया जिसमें एक प्रोविज़न है कि अगर आपको देश से बाहर जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और उस पासपोर्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पासपोर्ट अथॉरिटी की मोहर लगी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट चाहे तो बिना आपको रीज़न बताए आपका पासपोर्ट जब्त कर सकती है। For going outside the country, one must have a passport properly stamped by the relevant authority. ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो वैलिड है क्योंकि उससे कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, विदाउट फर्निशिंग द रीजंस टू पासपोर्ट होल्डर, ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वॉयलेट कर रहा है, एज वेल एज आर्टिकल 14 को भी वॉयलेट कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी इज इन आर्टिकल 14। तो ये गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरीनेस है कि बिना कोई रीज़न दिए गवर्नमेंट पासपोर्ट इम्पाउंड कर सकती है। तो इस एग्जाम्पल में क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो है वैलिड है और सेकंड पार्ट इनवैलिड है, इसमें फर्स्ट पार्ट को वैलिड इनवैलिड पार्ट से सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की जा सकती है और सेकंड पार्ट को कोर्ट वॉइड डिक्लेयर करते हुए फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ वैलिड रहने देगा। और अगर इन दोनों पार्ट को अलग अलग करना इम्पॉसिबल होता तो फिर ये पूरा प्रोविज़न ही वॉइड हो जाता। And I draw this example from Menka Gandhi versus Union of India case, so you can read this case also. तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। फर्स्ट इज़ आर्टिकल 13 डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करता है। सेकंड इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी सिर्फ उन लॉज पर एप्लीकेबल है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। थर्ड इज़ कोई भी प्रोविज़न टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी ही वॉइड होगा, पूरा एक्ट या प्रोविज़न वॉइड नहीं होगा। Now there is a case R.M.D.C versus Union of India which is relevant to doctrine of severability and ये केस important cases में से एक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है, कुछ रूल्स भी बताए हैं विच वी विल डिस्कस। सो इन दिस केस द इम्प्यून्ड सेक्शन इज सेक्शन 2 ऑफ प्राइज कंपटीशन एक्ट। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्राइज विनिंग कॉम्पिटिशन्स में गैम्बलिंग नेचर की कॉम्पिटिशन्स और स्किल कॉम्पिटिशन्स दोनों इंक्लूडेड थे। तो पिटिशनर ने कहा कि क्योंकि इस सेक्शन में स्किल कॉम्पिटिशन्स भी इंक्लूडेड है तो ये हमारे राइट टू अर्न लाइवलीहुड, दैट इज़ राइट टू वर्क को वायलेट कर रहा है, जबकि रोक सिर्फ गैम्बलिंग नेचर के कॉम्पिटिशन्स पर लगनी चाहिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की और सेक्शन 2D से स्किल कंपटीशन को हटा दिया। सो देयर आर सम रूल्स framed by Supreme Court on doctrine of severability in this case, which we are going to discuss. The first is the intention of the legislature is the determining factor
whether the valid parts of a statute are severable from the invalid parts, which means किसी प्रोविजन के वैलिड और इनवैलिड पार्ट्स को अलग अलग करने में सबसे पहले लेजिस्लेचर की इंटेंशन को देखनी चाहिए. अगर दोनों पार्ट्स को अलग अलग करने से लेजिस्लेचर की स्टैट्यूट बनाने के पीछे जो इंटेंशन है वही चेंज हो जाएगी, तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकता कोर्ट. सेकेंड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी प्रोविजन के वैलिड और इनवैलिड पार्ट इनएक्सट्रिकेबली मिक्स्ड है, दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो एक पार्ट के इनवैलिड होने से पूरा प्रोविजन ही इनवैलिड हो जाएगा. और अगर वैलिड पार्ट अपने आप में एक कंप्लीट कोड है, उसका अपने आप में ही कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, तो फिर इनवैलिड पार्ट को वॉइड डिक्लेयर करते हुए वैलिड पार्ट को अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वैलिड और इनवैलिड पार्ट एक सिंगल स्कीम में है और प्रोविजन को रीड करने से ये पता चलता है कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन है कि पूरा प्रोविजन एज अ होल ऑपरेटिव होना चाहिए, तो भी इनवैलिड पार्ट की वजह से पूरा प्रोविजन वॉइड हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर वैलिड और इनवैलिड पार्ट इंडिपेंडेंट है और उनको सेपरेट भी किया जा सकता है, लेकिन सेपरेट होने के बाद वैलिड पोर्शन का कोई सब्सटेंशियल मीनिंग नहीं निकलता, तो पूरा प्रोविजन वॉइड हो जाएगा. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं है कि वैलिड और इनवैलिड पार्ट सेम सेक्शन के हो या डिफरेंट सेक्शंस के हो, बिकॉज इट इज़ नॉट द फॉर्म बट द सब्सटेंस ऑफ द मैटर दैट इज मटीरियल. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज, if after the invalid portion is expuned from the statute, what remains cannot be enforced without making alterations and modifications therein, then the whole of it must be struck down as void and otherwise it would amount to judicial legislation. Okay, अगर प्रोविजन के इनवैलिड पोर्शन को हटाने के बाद जो वैलिड पोर्शन है उसे अप्लाई करने के लिए कोर्ट को उसमें अगर कोई अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है, तो भी वो पूरा प्रोविजन वॉइड होगा, क्योंकि अगर कोर्ट कोई अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन करता है देन इट विल अमाउंट टू जुडिशियल लेजिस्लेशन. सो लास्टली सुप्रीम कोर्ट सेड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करने से पहले लेजिस्लेशन की हिस्ट्री, उसके ऑब्जेक्ट्स, टाइटल, प्रीएम्बल, ये सभी हमको ध्यान में रखने चाहिए, जिससे कि लेजिस्लेशन की इंटेंशन जानने में आसानी हो और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करने में भी हमें आसानी हो. So this is all about doctrine of severability. We had discussed the meaning of severability, which is to separate or isolate, then the origin of doctrine of severability, and doctrine of severability is originated from law of contracts, and after that we discussed the article 13 and R.M.D.C versus of Union of India case. Now there are some more case on doctrine of severability which you can read. For doubts you can comment below, and if you understand the doctrine of severability from this video then please like and share the video. और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, study hard. Take care. Bye bye.